दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कोलराउस का नियम, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कोलराउस लॉ। तो वीडियो में सबसे पहले हम जानेंगे कोलराउस नियम है क्या, कोलराउस नियम के कौन कौन से उदाहरण हैं और कोलराउस नियम से जुड़े हुए जितने भी कंसेप्ट हैं उन्हें हम डिटेल से जानेंगे। इसके अलावा यह भी जानेंगे कि कैसे हम कोलराउस के नियम का उपयोग अलग अलग विद्युत अपघट के लिए कर सकते हैं। तो आज का वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को कहीं स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं तो आगे आने वाले जो पॉइंट है आपको समझ में नहीं आते। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कोलराउस के नियम की। तो अनंत तनुता पर, अब आपके दिमाग में होगा कि अनंत तनुता क्या होता है। तो अनंत तनुता के बारे में आगे मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा। पहले आप इनकी परिभाषा को समझिए। आप परिभाषा को समझ जाते हैं तो आगे मैं अनंत तनुता का मतलब समझाऊंगा। तो अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की मोलर चालकता विलयन में उपस्थित सभी धन आयन एवं ऋण आयन की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। तो ये है कोलराउस का नियम। अब इसके सभी शब्दों को लाइन बाय लाइन मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा। तो देखिए, इसे समझाने के लिए मैंने एक पात्र में जल लिया है। अब इस जल में हम 1 मोल विद्युत अपघट्य पदार्थ मिलाएंगे अथवा घोलेंगे। अब आपके दिमाग में होगा कि हम 1 मोल ही विद्युत अपघट्य क्यों घोलेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मोलर चालकता की। और मैंने पिछले वीडियो में आपको बता रखा है, मोलर चालकता का अर्थ होता है कि जब 1 मोल विद्युत अपघट्य का विलयन तैयार किया जाता है। तो यहाँ पर हम घोल चाहे जितना ले लें, लेकिन जो हमारा विद्युत अपघट्य होगा वो होगा 1 मोल। कोलराउस का नियम मोलर चालकता को व्यक्त करता है, यानी कि मोलर चालकता के द्वारा ही कोलराउस के नियम की व्याख्या की जा सकती है। इसलिए यहाँ पर हम मोलर चालकता की बात कर रहे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब विद्युत अपघट्य को हम किसी विलयन में घोलते हैं तो वो अपने आयनों में टूट जाते हैं, यानी कि उनका आयनन होता है। तो यहाँ पर हमारा विलयन है जिसमें हम लोगों ने विद्युत अपघट्य को घोला और वे अपने आयनों में टूट गए। तो यहाँ पर आयन को दिखाने के लिए मैंने स्टार से प्रदर्शित किया। अब यदि इस समय अगर हम इस विलयन की मोलर चालकता की बात करें तो इस विलयन की मोलर चालकता क्या होगी। तो इस विलयन में जितने भी धन आयन बने होंगे या फिर ऋण आयन बने होंगे, यदि उन सब की मोलर चालकताओं को हम जोड़ दें तो वह विलयन के मोलर चालकता के बराबर होनी चाहिए। परंतु ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि विलयन में धन आयन और ऋण आयन के मोलर चालकताओं का योग कभी विलयन के मोलर चालकताओं के बराबर हो जाता है और कभी नहीं होता है, यानी कि कभी कम भी हो जाता है। अब इसका कारण क्या है, आइए समझते हैं। सपोज करिए कि यहाँ पर जो हम विद्युत अपघट्य घोल रहे हैं वह एक हमारा प्रबल विद्युत अपघट्य है। चूँकि जो प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं वो पूर्ण रूप से आयनित होते हैं, तो इन आयनों की जो मोलर चालकता होती है वो विलयन की मोलर चालकता के बराबर होती है। परंतु ये हमेशा नहीं होता, लेकिन 99% होता है। ऐसा क्यों होता है, मैंने अभी आपको बताया था कि जो प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं वो पूर्ण रूप से अपने आयनों में टूट जाते हैं, और इस वजह से इसमें जो आयन की मोलर चालकता होती है वो विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता के बराबर होती है। वहीं दुर्बल विद्युत अपघट्य के केस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि इसके जो विलयन के आयन होते हैं वो पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होते। तो इसलिए कोलराउस ने क्या किया कि इस विलयन में जल मिलाया और जल मिलाकर विलयन को तनुकरण किया, और उन्होंने विलयन को तब तक तनु किया जब तक कि जो हम लोगों ने दुर्बल विद्युत अपघट्य लिया है उसके सभी आयन वियोजित न हो जाए, यानी कि दुर्बल विद्युत अपघट्य के जितने भी आयन हैं वो सभी वियोजित हो जाए, यानी कि टूट जाए। तो जब तक इसके सारे अणु आयनित नहीं हो जाते हैं तब तक हम इसमें जल मिलाते हैं, और इसलिए इसे हम कहते हैं अनंत तनुता पर, या फिर आप कह सकते हैं शून्य सांद्रता पर, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि तनुता बढ़ती जाती है तो सांद्रता घटती है। तो हमने यहाँ पर बहुत अधिक पानी मिला दिया, इसलिए अब हम कह सकते हैं कि हमारा जो विलयन है वह अनंत तनुता पर पहुँच गया है। तो इस प्रकार अनंत तनुता पर चाहे हम लोगों ने दुर्बल विद्युत अपघट्य लिया हो या फिर प्रबल विद्युत अपघट्य लिया हो, उसका पूर्ण रूप से आयनन हो जाएगा। तो इस अवस्था में हम कभी भी सभी आयनों की मोलर चालकताओं का योग करेंगे तो वह विलयन की मोलर चालकताओं के योग के बराबर आएगा। आई थिंक इस एग्जाम्पल से आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, कोलराउस का नियम आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं फिर से उनके डिफिनीशन को आपको समझा देता हूँ। तो उनका कहना था कि अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की मोलर चालकता, यानी कि यह विलयन का जो मोलर चालकता है
उसमें उपस्थित सभी धन आयन एवं ऋण आयन की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। और आपको यह भी क्लियर हो गया होगा कि क्यों हम अनंत तनुता पर बात करते हैं। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको और याद रखना होगा कि बहुत से बुक में आपको अनंत तनुता पर मोलर चालकता न देकर सीमांत मोलर चालकता देता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। अनंत तनुता पर मोलर चालकता कहें या फिर सीमांत मोलर चालकता कहें, दोनों बात एक ही है। अब इसे सीमांत मोलर चालकता क्यों कहा जाता है, आइए मैं इसे भी समझा देता हूँ। तो होता क्या है कि जब भी हम किसी विलयन का तनुकरण करते हैं उसकी मोलर चालकता बढ़ती जाती है। अब आप सोचिए यहाँ पर आप तनुकरण कब तक कर रहे हैं, अनंत पर कर रहे हैं, यानी कि मोलर चालकता का मान क्या होगा, अनंत तक जाएगा। यानी कि अनंत तनुता पर पहुँचते पहुँचते जो मोलर चालकता होगी वो अपने अधिकतम मान तक पहुँच जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे हम तनुता बढ़ाते हैं मोलर चालकता बढ़ती जाती है। और जब आप अनंत पर तनुता को पहुँचाएंगे तो वहाँ पर मोलर चालकता क्या हो जाएगी, अधिकतम हो जाएगी। और अधिकतम चालकता को हम बोलते हैं सीमांत मोलर चालकता, क्योंकि जो मोलर चालकता है अब इससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकती, इसलिए यहाँ पर इसे बोला जाता है सीमांत मोलर चालकता। तो यहाँ पर आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना है, तो आपको याद रखना है कि अनंत तनुता पर मोलर चालकता को हम सीमांत मोलर चालकता कहते हैं। तो आइए सीमांत मोलर चालकता पर हम कोलराउस के नियम की परिभाषा को देखते हैं। तो किसी वैद्युत अपघट्य की सीमांत मोलर चालकता उसके आयनन से उत्पन्न धन आयन और ऋण आयन की सीमांत मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। तो आप सभी जानते हैं कि सीमांत मोलर चालकता का मतलब है अनंत तनुता पर मोलर चालकता। तो यहाँ पर दोनों बातें सही हैं, अलग अलग बुक में अलग अलग परिभाषाएं दी गई हैं अलग अलग लैंग्वेज में, लेकिन दोनों का कंसेप्ट एक ही है, तो आप उससे कंफ्यूज मत होइएगा, आप इसको नोट कर लीजिए। अब आइए हम नेक्स्ट बात करते हैं कोलराउस के नियम के कुछ उदाहरणों की। जैसे यदि हम बात करें एसिटिक एसिड, जो कि एक दुर्बल विद्युत अपघट्य है। अब हम सभी जानते हैं कि जब हम इसे घोलेंगे तो ये एसीटेट आयन और हाइड्रोजन आयन में वियोजित होगा। अब इसके लिए यदि हम कोलराउस का नियम लगाएं तो हम जानते हैं अनंत तनुता पर मोलर चालकता, तो आप देखेंगे विलयन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता को यहाँ पर प्रदर्शित किया है लैम्डा एम, जो कि मोलर चालकता को प्रदर्शित करता है, और ऊपर लगा इनफाइनाइट ये प्रदर्शित करता है, यानी कि आप इससे समझ जाए कि यह बात कर रहा है अनंत तनुता पर। और यहाँ पर ब्रैकेट में हम लोगों ने लिया है CH3COOH, क्योंकि हम लोगों ने जो विलयन तैयार किया है वो है एसिटिक एसिड का। अब इस विलयन की मोलर चालकता बराबर हो जाएगी इसमें बनने वाले सभी हाइड्रोजन आयन। तो यहाँ पर हम 1 मोलर विद्युत अपघट्य यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर 1 हाइड्रोजन आयन बनेगा। तो यहाँ पर 1 मोल हाइड्रोजन आयन की सीमांत मोलर चालकता, तो यहाँ पर इसे स्मॉल लैम्डा और इसे बोलते हैं हम कैपिटल लैम्डा, तो दोनों लैम्डा ही हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन आयन की मोलर चालकता को, और यहाँ पर इनफाइनाइट लगा हुआ है, तो इसका मतलब हुआ है अनंत तनुता पर मोलर चालकता। अब यहाँ पर है आपका एसीटेट आयन, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एसीटेट आयन दिया हुआ है। तो यहाँ पर 1 मोल एसीटेट आयन बना हुआ है, तो यहाँ पर हमने लिखा है 1 मोल एसीटेट आयन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता। तो कोलराउस का नियम क्या कहता है कि अनंत तनुता पर हाइड्रोजन आयन की मोलर चालकता और एसीटेट आयन की मोलर चालकताओं का योग करते हैं वह एसिटिक अम्ल की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होगा। अब इसी उदाहरण को आप सीमांत मोलर चालकताओं के रूप में कैसे लिखेंगे, आइए इसे भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण में देखें, जैसे कि ऊपर इनफाइनाइट यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम इनफाइनाइट की जगह ये लगा लेंगे 0, यानी कि नॉट लगा लेंगे। ये नॉट क्या है, ये नॉट शून्य सांद्रता को प्रदर्शित करता है। इसे हम बोलेंगे सीमांत मोलर चालकता और इसे हम बोलेंगे अनंत तनुता पर मोलर चालकता। ठीक इसी प्रकार आप इधर भी देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या किया गया है, इनफाइनाइट हटाकर नॉट लगा दिया गया है। तो हम यहाँ पर बात करेंगे हाइड्रोजन आयन की सीमांत मोलर चालकता और एसीटेट आयन की सीमांत मोलर चालकता। तो एनसीईआरटी की बुक की बात करें तो एनसीईआरटी की बुक में नीचे वाला इक्वेशन दिया हुआ है, और जो साइड बुक है, तो आप में से बहुत बच्चे ने कहा कि सर हमारे बुक में तो ऐसा दिया हुआ है, तो साइड बुक में जनरली ऊपर वाला इक्वेशन दिया हुआ है, तो आप इस पर कंफ्यूज मत होइएगा। आइए एक और उदाहरण लेते हैं। तो एक उदाहरण देख रहे हैं NaCl की, तो यहाँ पर हम NaCl के 1 मोल को लिए हैं, तो NaCl के जब 1 मोल को देखें तो Na+ आयन और Cl- आयन में टूट जाएगा। तो अब इसके लिए हम बात करें कोलराउस के नियम की, तो कोलराउस के नियम के आधार पर इसका इक्वेशन जो होगा
कुछ इस प्रकार होगा जैसा कि पीछे आपने देखा था। सेम वैसे ही प्रोसीजर को हम फॉलो करेंगे और इक्वेशन को लिखेंगे। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर AlCl3 लिया है, तो Al तो एक है लेकिन क्लोरीन के 3 अणु हैं। तो अब इस कंडीशन में क्या करेंगे, तो जब इस तरह होगा तो हम क्या करेंगे, जो क्लोरीन के 3 दिए हुए हैं, ठीक है, तो अनंत अनुताप के आगे हम क्या करेंगे, 3 लगा देंगे। अब ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि 1 मोल AlCl3 के आयनन से 1 मोल Al बना है, लेकिन 3 मोल क्लोरीन के बने हुए हैं। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग 3 क्लोराइड आयन की मोलर चालकता की बात किए हैं, जो कि आपकी अनंत तनुता पर है। तो जैसा कि आप एल्युमिनियम के केस में देख रहे हैं, तो एल्युमिनियम के केस में एक ही है। तो एल्युमिनियम के केस में हम लोगों ने आगे कुछ नहीं लगाया है, कुछ भी नहीं लिखने का मतलब एक ही होता है। तो एल्युमिनियम के केस में ऐसा हुआ। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत ही बेनिफिट हुआ होगा, आपका हर कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप कमेंट करके हमें कह भी सकते हैं। और अपने दोस्तों में इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका बेनिफिट पा सकें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।